अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां लोगों ने अपनी मदद हमेशा खुद ही की है। जब जल्जले आए तो लोगों ने अपने हाथों से एक दूसरे के घरों के मलबे तले से लाशें उठाईं और जिंदा बच्चे लोगों की तलाश की। जब सैलाब आया तो लोगों ने अपने हाथों से बंद बनाए। जब धमाके हुए तो लाशें उठाईं और जख्मी माओं को दिलासे दिए। आज हम बहुत से मौज़ूआत पर बात कर सकते थे, जैसे कि साफ पानी, जैसे कि पाकिस्तान में कैसे बच्चों को पैदा होते ही अमवात हो जाती हैं, पर आज नहीं, क्योंकि हम आज यौम आज़ादी के दिन आपको सलाम पेश करना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम को सलाम, आपके जज्बे और जुनून को सलाम, आपकी इस्तकामत और जद्दोजहद को सलाम, क्योंकि इस रियासत का असली सरमाया आप ही हैं, अवाम नहीं तो रियासत नहीं। सलाम पाकिस्तान की अवाम को, जिसमें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उभरने की कुव्वत है। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे नए चेहरों और कुछ जाने पहचाने चेहरों से जिनका ताल्लुक पसमानदा इलाके या तबके से है, पर इसके बावजूद उन्होंने जद्दोजहद की और 2018 की असेंबलियों में जगह बनाई। नए चेहरे, नई उम्मीदें, पर पुराना पाकिस्तान। असेंबलियों में शायद सबसे ज्यादा दिलचस्पी शीदी बरादरी से ताल्लुक रखने वाली तंजीला कम्बरानी में है। तंजीला शीदी क़याम पाकिस्तान के बाद पहली सियाफ़ाम खातून है जिन्होंने सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्त पर कदम रखा। उनका ताल्लुक ज़िला बदीन के शहर मातली से है। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है। बरसगीर में अफ्रीका से सियाफ़ाम गुलाम लाए जाते थे। बरतानवी पार्लियामेंट ने 1833 में गुलामी के खात्मे का कानून पास किया। 10 साल बाद इंडिया में भी पाबंदी आयद हुई और सियाफ़ाम गुलामों को आज़ादी मिली। तंजीला के मुताबिक यूरोप में पाबंदी के बाद तंजानिया से सियाफ़ाम गुलामों को बहरी जहाज़ों में दीगर इलाकों में मुंतकिल किया जाता था। आज पाकिस्तान में इनकी आबादियाँ समंदर के करीबी इलाकों में नजर आएंगी। तंजीला के मुताबिक उनके वालिद अब्दुल बारी एडवोकेट ने कोशिश की कि वो पता लगा सकें कि वो कहाँ से आए थे। आखिर में तमाम इस बात पर मुत्तफिक हुए कि उन्हें तंजानिया से लाया गया था। सिंध में शीदी कम्युनिटी मुआशी और समाजी पसमानदगी और इम्तियाजी सलूक का शिकार रही है। अब लेकर चलते हैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की सबसे कम उम्र मेंबर से मिलवाने। मिलिए, तहरीक इंसाफ की 26 साला डॉक्टर सुमैरा शम्स लोअर दी जंदूल से ताल्लुक़ रखती हैं, जहां 2013, 2015 और 2017 में एक मुआहदे के तहत ख़वातीन को वोट डालने से रोका गया, जबकि इस मरतबा पहली बार ख़वातीन ने वोट डाला। अब चलिए बलोचिस्तान, जहां हमारे साथ होंगे अहमद अली कोहजाद। हज़ारा कबीले की जमात हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। क्वेटा शहर से बलोचिस्तान असेंबली PB 26 से रुकन मुंतखब हुए, लेकिन उनकी शहरियत पर एतराज़ात की वजह से उनका नोटिफिकेशन रोक दिया गया। केस अब इलेक्शन कमीशन में है। अहमद अली यूनियन काउंसिल के नाजिम रह चुके हैं और 2013 के इंतखाबात और 2017 के ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुके हैं। याद रहे कि हज़ारा बरादरी को पिछले कई सालों से लगातार मारा जा रहा है। पिछले 5 सालों में 509 अफराद दहशतगर्दी का शिकार बने। इस माहौल में MMA से जीतना यकीनन आसान नहीं। अब वापस लेकर चलते हैं आपको सिंध, जहां महेश कुमार मिलानी ने माजी करीब में पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली की सीट पर पहले गैर मुस्लिम रुकन मुंतखब होने की तारीख रकम की। इनका मुकाबला सिंध के साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम के करीबी अजीज अरबाब ज़काउल्लाह से था। महेश 2013 में सूबाई असम्बली में इलेक्शन जीतने वाले पहले गैर मुस्लिम थे। इससे पहले वो 2002 से 2008 तक मखसूस नशिस्तों पर रुकने सिंध असम्बली रहे। 2002 में जनरल मुशर्रफ की आईनी तरमीम के बाद गैर मुस्लिम को जनरल सीटों पर और इलेक्शन लड़ने और वोट डालने का हक दिया गया था, जबकि उनके लिए सेनेट और तमाम असम्बलियों में भी मखसूस सीटें हैं। और अब चलते हैं पंजाब, जहाँ से हमारे साथ हैं जानी मानी कानून साज, जिन्होंने बच्चों और ख़वातीन के लिए पिछली हुकूमत में काम किया। सबा सादिक मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेंबर पंजाब असम्बली हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन रहीं और अपनी पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रही हैं। काउंसलर और मेंबर सूबाई असम्बली भी रह चुकी हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं लोअर दीर के इलाके में, जहां हमारे साथ होंगी डॉक्टर सुमैरा शम्स। डॉक्टर सुमैरा साहिबा, आपको बहुत मुबारक हो, रिज़र्व सीट के ऊपर आप आई हैं, मगर एक ऐसे पसमानदा इलाके से आई हैं जहां पे मुआहदे हो जाते थे और ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त तक नहीं होती थी।
तो ऐसे हलके से आपने एक तरीके से आप नुमाइंदगी करेंगी, ऐसे हलके से कितना मुश्किल है वहाँ पे ख़वातीन का सियासत के अंदर पार्टिसिपेशन करना? जी मुनीज़ा, थैंक यू प्रोग्राम में बुलाने का। और मैं सबसे पहले यही कमेंट करूँगी कि मीडिया का भी एक रोल था मेरी कामयाबी में। मीडिया ना होता तो शायद मैं आला ऐवानों तक ना पहुँच सकती थी। तो दिल उभर की आपने बात की, तो वहाँ तो सियासत बहुत दूर की बात हो, आप पढ़ाई भी करने की इजाज़त मिल जाए तो भी मतलब गनीमत होती है। मेरे कहूँगी मसूरत सियासत से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरा घराना सियासी था और मेरे वालिद अवामी नेशनल पार्टी के रुकन थे। और खुदा ना बदकिस्मती से हम ऐसा हुआ कि 2008 के इलेक्शंस में वो कैंडिडेट थे और उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद सबसे बड़ी बेटी थी मैं, और हम 3-4 बहनें बड़ी थी और उसके बाद भाई थे। तो सुनने में यही आ रहा था कि इनका बिजनेस भी ख़त्म हो गया है और इनका पॉलिटिक्स भी ख़त्म हो गया है, और मतलब इनकी बेटियां है, मतलब उनका तो नाम ही नहीं रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो उनकी डेथ के बाद यही वो जज्बा था कि हम पॉलिटिक्स में आए, और आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और मेरी वालदा भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है और लोअर दीजे से इलाके में वो रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है। मैंने सुना है डॉक्टर साहिबा कि आपकी वालदा ने बड़ी हिम्मत पकड़ी। सबने कहा कि एक खातून कैसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर सकती थी, मगर चूंकि आपके वालिद साहब फौत हो चुके थे तो फिर उन्होंने हिम्मत पकड़ी। ये सही है, उन्होंने दिलासा और हिम्मत आपको दी। अगर उनकी हिम्मत ना होती, उनका सपोर्ट ना होता तो मतलब सही बात है, मैं आज यहाँ पे नहीं होती। सबसे पहला तो स्टेप उन्हीं का था कि उन्होंने उनको कहा गया कि आप नहीं करेंगी, कारोबार नहीं चलाएंगी और आप नहीं कर सकती। और मजाक भी उनका बहुत उड़ाया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। मेरे नाना ही सिर्फ थे जो हमारे साइड पे खड़े थे कि उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल, अगर उनके नाम पे कंपनीज है तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने चलाना है। और उस टाइम तो मैं FSC की स्टूडेंट थी और बस मतलब बिल्कुल आप कह सकते कि अर्श से फर्श तक हम आ गए थे। और यही सुनने में आ रहा था कि इनके वालिद का नाम खत्म हो गया, सियासी नाम भी खत्म हो गया, कारोबारी नाम भी खत्म हो गया है। और वो ड्रास्टिक वो जो समझ रहे थे, तो आज 10 साल बाद मैं सबको आपके प्लेटफॉर्म से बताऊंगी कि नहीं, वो खत्म नहीं हुआ। और एग्जैक्टली अगर बेटा कर सकता है तो एक बेटी भी कर सकती है, एक बीवी भी कर सकती है और एक औरत भी कर सकती है। मगर डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि आपके वालिद का ताल्लुक तो ANP से था, तो फिर आपने क्यों पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंतखाब किया? जी, अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक था और उनकी टिकट्स की कुछ इश्यूज आए हुए थे 2008 के इलेक्शंस में, जिन पे उनकी खफकी हो गई थी और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। लेकिन उसके इनके बाद उनका यही इरादा था, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो तक और शरपाव तक सब ने उनके साथ कांटेक्ट किया था कि हम आपको टिकट देंगे और अब हमारी पार्टी से कंटेस्ट करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बादशाह खान का ही बेरोजगार हूँ और मैं वापस मतलब इलेक्शन जीत के अवामी नेशनल पार्टी ही ज्वाइन करूँगी। उनके डेथ के बाद ऐसा ही हमने किया, मतलब सारे गिले शिकवे दूर करके हमने बादशाह खान मरकज़ का रुख किया। और उनकी जो गाड़ी थी, उनका जो स्टाफ था और उनका जो विंग था पूरा, उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके साथ हमने वापस ज्वाइनिंग दी। लेकिन हमें अप्रिशिएट नहीं किया गया और उनके बाद भी मतलब हम कारोबार भी हमारा वही एजिलोट कल्चर के इफेक्ट में रहा। और तो आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे आपने अपनी जगह बनाई। महेश कुमार साहब, आपने एक तरीके से हिस्ट्री बनाई है और लोग कहते हैं कि आप पहले ऐसे एक हिंदू कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनरल सीट के ऊपर से इलेक्शन नेशनल असेंबली का जीता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा महसूस करते हैं आप? पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका, जो मुझे इजहार करने के हवाले से मौका दिया है यहाँ, और जनरल सीट पे मैं आया हूँ, वो तो खुशी की बात है। मैं आया हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। मेरा घराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और 85 से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मेरा घराना उसमें है। पहले मेरे भाई थे, वो MPA भी रहे थे, MNA, एक दूसरा भाई MNA रहा था, और मैं 94 में डॉक्टर था। जी, वो सब हमने मेंशन किया, मगर लोग ये कहते हैं कि थरपाकर में बड़ी तादाद है हिंदुओं की, 45%, 50% है, लेकिन हमने कभी ये महसूस नहीं किया है कि मतलब हम हिंदू हैं। अच्छा। वहाँ हम भाइयों की तरह रहते हैं वहाँ, और एक दूसरे में हम बिल्कुल इंसान की तरह, पाकिस्तानी की तरह वहाँ रहते हैं।
और पीपल्स पार्टी में मैं वहाँ पीपल्स पार्टी का ऑफिस बेरियर हूँ, पीपल्स पार्टी का अहदेदार हूँ। ये पार्टी भी है और पाकिस्तान में ये कोई रंग नस्ल मजहब की बात नहीं है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के अंदर ये है कि सदर बनने का और प्राइम मिनिस्टर बनने का हक हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। जो हमारा मौजूदा कानून है उसके तहत कोई भी गैर मुस्लिम ना सदर बन सकता है ना वजीर आजम बन सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ऐसी पोजीशन में होगी कि ये लॉ में चेंजेस लाएं, और आप चाहेंगे कि इन लॉ में चेंजेस ये आए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नज़रिया है, लेकिन वो हालात वक्त के हवाले से या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें ये हो सकता है आगे, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं है। मेरी इलेक्शन से जीत के आना ये पाकिस्तान के हवाले से एक ये मैसेज है कि यहाँ कोई इस तफरुक नहीं है, तफरीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तफरीक नहीं है। मैं ये भी दावा से कहता हूँ कि ज़्यादा में ज़्यादा मुझे जो वोट वहाँ मिले हैं वो मुस्लिम भाइयों के मिले हैं। तो वहाँ ये देखा नहीं जाता, वहाँ इंसानियत को देखी जाती है, वहाँ पार्टी को देखा जाता है, पार्टी ने वहाँ काम किया है। पार्टी नहीं, मगर जब पार्टी ने वहाँ काम किया है तो लोगों ने आपसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता की होंगी, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी में, चूंकि जाहिर है 50% वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है। आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या होगी इस बारे में? देखिए, मेरे हवाले से हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है वहाँ। मैं समझ गई हूँ, आप तफरीक नहीं करना चाह रहे, मगर कहीं कोई ना कोई उम्मीदें तो वाबस्ता होती है अपनी कम्युनिटी के लोगों से। मेरा पहले है कि ये बिल्कुल पसमानदा इलाका है, रिमोट एरिया है, तो वहाँ उनको पावर्टी है वहाँ, तो पावर्टी रिडक्शन होना चाहिए। वहाँ पानी का मसला है, वो काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ काम किया है। हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है, एनवायरनमेंट का मसला है। तो इन सोशल इश्यूज के ऊपर आप काम करेंगे? बिल्कुल काम किया है और करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। अहमद अली साहब, आपकी मेरी मुलाकात बड़े अरसे पहले हुई थी और हम उस हालात के अंदर क्वेटा आए थे जब आपकी कम्युनिटी को बिलखुसूस टारगेट किया जा रहा था। आज भी वो दहशतगर्दों की एक तरीके से बंदूक की नोक के ऊपर हैं। इन हालात के अंदर आपने इलेक्शन लड़ा है जहां आपको मार्क कर दिया जाता है और वहां पे आके दहशतगर्द गोली से मार देते हैं। कितना मुश्किल था ये इलेक्शन लड़ना और प्रोविंशियल असेंबली तक पहुंचना? बहुत शुक्रिया मुनीज़ा। आज की मुनासिबत से पहले तो पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक, इस उम्मीद के साथ कि हम जहालत की ग़ुलामी से, जो तासुबात की ग़ुलामी है, उससे भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम छुटकारा पाएंगे। जी बिल्कुल, कोयटा में तो अगर हम कंपैरिजन करें उसको, तो शायद जो हालात 5-6 साल पहले थे अब उसकी बनिस्बत काफ़ी हद तक सही थे। इतनी भी मुश्किलात जितने आप कह रहे कि आपने कैंपेन कैसे चलाए, ये एक हकीकत है कि हम अपने ख़ुसूसन जो हज़ारा कम्युनिटी जिस तरह PB-26 और PB-27 में हम उस आज़ादी के साथ हम अपने कैंपेन नहीं चला सके हज़ारा आबादी से हट के, जो दूसरे बरादर अक़वाम है हमारे साथ। लेकिन इतने भी मेरे ख्याल में मुश्किलात, 2 सीटें तो आपने निकालनी क्वेटा शहर से। जी बिल्कुल, तो उस हिसाब से इतनी ज़्यादा खौफ भी अभी मौजूद नहीं है कोयटा में। तो लेकिन क्या सोच के आपने इलेक्शन लड़ा? क्या सोच के लड़ा? क्या आपको मूव करता था, आपको इंस्पायर करता था कि आपने इलेक्शन लड़ा? इलेक्शन देखे, मैं एक सियासी कारकुन हूँ गुज़श्ता 20-25 साल से। जब मैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज में थे, तो वो सारा हमने बताया कि आप काउंसलर भी रह चुके हैं, मगर इस बार प्रायोरिटी क्या? जी, तलवार सियासत से मेरा चूँकि ताल्लुक़ था, नाजिम भी था तो मेरी जो जहाँ तक ये डिलिमिटेशन से पहले ये जो मैं जिस 26 से मैं कामयाब होकर आया हूँ, ये बहुत एक बड़ा हल्का था। एक चांस हमें ये मिली कि जब मरदमशुमारी हुई, मरदमशुमारी के नतीजे में जो हल्काबंदियाँ हुई, उसमें हमारे जो कम्युनिटी की अक्सरियती आबादी थी वो 26 पे वाक़ थे, इसलिए वहाँ पे पसमानदगी बहुत ही ज़्यादा है। एक तो सबसे बड़ा मसला जो कोयटा में हमें दरपेश है वो अमन अमान का मसला है, जिस पे किसी हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे आपके आने से आप क्या समझते हैं कि आपकी आवाज़ को और जो हज़ारा बरादरी की आवाज़ है वो ज़्यादा उसको ताकत मिलेगी सूबाई असेंबलियों के जरिए? बिल्कुल, ये सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी को नहीं, बल्कि मैं कोशिश, हमारी पार्टी की ये हम मैनिफेस्टो यही थे कि हम कोयटा की नुमाइंदगी करेंगे। हम न सिर्फ हज़ारा की नुमाइंदगी करेंगे, बल्कि हम कोयटा
जो मैंने एक नारा भी दिया था पार्टी की तरफ से कि क्लीन एंड ग्रीन कोयटा पे हम बात करेंगे। अच्छा, हम ये नहीं है कि मैं सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर भी आप बात करेंगे, अमनो अमान के ऊपर भी आप बात करेंगे। और ये दिलचस्प बात है कि आप सब लोग बात कर रहे हैं इंक्लूसिव पाकिस्तान की। ये एक दिलचस्प बात है, जहां जहां से भी आप आए हैं, जिन जिन दूर दराज इलाकों से आए। नाजरीन, अभी भी हमारे जो गेस्ट हैं 2 बाकी रह गए हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। नए चेहरे हैं असेंबलियों के अंदर और नई उम्मीदें भी हैं, मगर क्या है वही पुराना पाकिस्तान है, इसको कैसे बदलेगा ये जो नए चेहरे आए हैं असेंबलियों के अंदर। हमारे साथ है तंजीला कमरानी और आप सबकी दिलचस्पी का मरकज़ बनी रही हैं। वो पहली अफ्रीकी खातून हैं जो सिंध असेंबली तक पहुंची और अपनी शीदी बरादरी की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहती हैं। तंजीला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पहले तो ये बताइए कि जिस इलाके से आप आई हैं, पसमानदा इलाका है, बहुत सारी उम्मीदें जो हैं आपसे वाबस्ता हैं। मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें लिखा गया था कि जब आप काउंसलर बनी थी तो आपके सामने एक ऐसा एक इंसिडेंट आया था जहां आपको एक तरीके से डिसमिस करने की कोशिश की गई थी आपके सीनियर्स ने, क्योंकि कहा गया था कि जी आप खातून हैं और चूंकि एक मखसूस बरादरी को रिप्रेजेंट करती हैं तो आपको डिसमिस करना आसान हो जाएगा। तो तब आपने ये तहैया कर लिया था कि आप लड़ेंगी, तो लड़ते लड़ते आप पहुंच गई फिर सिंध असेंबली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और दूसरी बात मैं सही करती जाऊं कि मैं अफ्रीकन नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर हूँ, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। और दूसरी बात कि आपने जैसे काउंसलर का कहा, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन एक बात जो उसमें मैं ऐड करती जाऊँ, उसमें ये कि मेरे अपने नहीं, मेरी पार्टी के अपने नहीं, वो लोग कुछ माइंडसेट था जिन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए एक शीदी औरत को यहाँ पे इतनी इज्जतदार जगह पे नहीं होना चाहिए या डिसीजन मेकर नहीं होना चाहिए। उस माइंडसेट के साथ मेरी पार्टी ने फाइट की। हालांकि वो माइंडसेट सो कॉल्ड एक तबके से ताल्लुक रखता था, लेकिन आई एम वेरी मच लकी कि पीपल्स पार्टी ने उस माइंडसेट से फाइट की। ठीक है, हम लोग कोर्ट में गए, उन्होंने कानून के कुछ पेचीदगियों के फ़ायदे लेकर वो मुझे सीट नहीं मिल सकी एमसी मातली की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने डिसीजन को ओन किया। ये बताइए आप क्या सोच के, तंजीला, आप क्या सोच के सियासत के अंदर आई? क्या सोचा कि जी मैं सियासत के अंदर आऊं? आप कुछ और भी तो कर सकती थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो तो कंप्यूटर साइंस की है। बिल्कुल, मेरी एजुकेशन कंप्यूटर साइंस की है, मेरी बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स वो चीज़ है जिससे सारा कुछ निकलता है। मेडिकल साइंस भी वहीं से निकलती है और पॉलिटिकल साइंस भी मैथमेटिक्स से ही निकलती है, क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिकली चैलेंज है। नहीं, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, क्या सोच के आप सियासत में आई? मोहतरमा, मैं समझती हूँ चाहे कोई लेडी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखे ना रखे, कितना भी पीपल्स पार्टी को डिनाई करे, लेकिन हर औरत की इंस्पिरेशन सिवाय बीबी के और कोई नहीं हो सकती, चाहे वो उसे एडमिट करे या एडमिट ना करे। मगर देखिए, बीबी के भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, यकीनन आपके भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब जब आप इधर पहुंच गई हैं तो आप बयान करना चाहेंगी कि किन मुश्किलात का आपको सामने करना पड़ा? यहाँ तक आते तो बिल्कुल नहीं, चैलेंजेस का जहाँ तक सवाल है तो मैं समझती हूँ ज़िंदगी के हर स्टेज पे चैलेंजेस हैं। आप जहाँ पे बैठे हो, यहाँ बैठने के लिए भी चैलेंजेस हैं, आप प्रोग्राम करने के लिए भी चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को पॉजिटिवली लेना चाहिए और ये सोच के कि ये चैलेंजेस गुजार के ही हम आगे पहुँचेंगे। तो ज़िंदगी में चाहे आप पहला स्टेप उठा रहा हो बच्चा, या आप 9th का पेपर दे रहे हो, जो हमेशा मैं कहती हूँ, चाहे आप 9th का पेपर दे रहे हो वो भी चैलेंजिंग होता है, लेकिन उन चैलेंजेस को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना होता, उनको अपनी ताकत बना के जो आगे चलता है वही ने रिजॉल्व कर सकता है। जी सुमेरा, आपकी जानिब आऊँगी। देखिए, चैलेंजेस तो वाकई में सबके लिए होते हैं, मगर फिर आपको
इक़्तिदार के ऐवानों में इसलिए बिठाया गया है ताकि आप बाकी ख़वातीन के लिए चैलेंजेस कम कर दें। जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ पे ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। आप क्या ऐसा करेंगी जब आप आ गई हैं असेंबली के अंदर कि बाकी ख़वातीन के लिए जो है राह हमवार करें? जी बिल्कुल, हाँ, दीर लोअर में तो अब वोटिंग पे भी बात हो सकती है, एजुकेशन पे भी बात हो सकती है। उधर तो एजुकेशन भी नहीं है, उधर तो एंटरप्रेन्योरशिप को गुनाह समझा जाता है अगर कोई ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप में आए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ है जिस पे काम किया जा सकते हैं। वोटिंग पे तो सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगी, फिर इलेक्शन कमीशन का, और फिर वहाँ पर जो हमारी तहरीक इंसाफ की ख़वातीन विंग है उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के इस पर काम किया है। और अगर एक लॉ इम्प्लीमेंट हुई है तो लॉ के बाद ही जो वो कहते हैं कि डब के मुसलमान है तो डब्स के बाद उन्होंने फिर वो ख़वातीन भी निकलना स्टार्ट हो गई, और जब उनको इलेक्शन हारने का अंदेशा हुआ तो उसमें भी उन्होंने पार्ट लिया। और अगर इस पे अगर मैं कमेंट करना चाहूँ तो मजहबी जमातों, अगर ख़वातीन को वोट आए तो मजहबी जमातों का वहाँ से सफाया भी हो गया, क्योंकि मजहबी जमातों ने हमेशा ख़वातीन पे सियासत की है और उन्हीं को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने भी उनसे छुटकारा पाया। अगर पॉलिसीज़ पे बात आ जाए तो असम्बली में सबसे ज़रूरी उधर काम है वुमेन यूनिवर्सिटी। वहाँ पर सुबह मुझे कोई मैसेज आया था कि मैडम आपका हम शुक्रगुजार होंगे अगर आप सबसे पहले काम करें कि वहाँ सिराजुल हक साहब का जो हल्का है वहाँ पे एक कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वहाँ पे BS की क्लासेस अवेलेबल है, सब्जेक्ट अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स नहीं है। तो इस से आप अंदाज़ा लगा सकती है कि वहाँ साइंस स्टूडेंट्स को मुश्किलात है, लड़कियाँ साइंस नहीं पढ़ सकती, एजुकेशन नहीं है। तो वुमेन यूनिवर्सिटी सबसे पहला मेरा फोकस है कि वुमेन यूनिवर्सिटी पे काम होना चाहिए। उसके बाद वोटिंग जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो तो सच एक इंस्पिरेशन में भी यहाँ बैठी हूँ। मुझे देख के बहुत सारी बेटियाँ इस फील्ड में आने की हिम्मत अब करेंगी, और जितना मुझसे हो सके वो सपोर्ट मैं भी करूँगी, जितना पॉलिसी मेकिंग में हो सकेगा उसमें आना चाहिए। 16 साल मेरी एज थी जब मैंने सियासत का आगाज़ किया पेशावर यूनिवर्सिटी से इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, तो आप स्टूडेंट लीडर भी रही हैं। अच्छा डॉक्टर सुमेरा साहिबा, ये बताइए कि इस वक्त बात हो रही है जो एक इशू है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम करना है, मगर फाटा इंटरम ऑर्डिनेंस आ गया है। आप समझती हैं कि अगर ख़वातीन ने प्रोग्रेस करनी है, आप जैसी ख़वातीन ने प्रोग्रेस करनी है, आपके इलाके ने प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम होना ज़रूरी है? आपकी आवाज़ ज़रा मुझे वो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या? मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि फाटा इंटरम ऑर्डर जो अब आ गया है, जिसके तहत फाटा को होना था जी जम, अब उसके ऊपर थोड़ा सा एक पॉज सा बन गया है। आप समझती हैं कि ये एक तरीके से एक ऑब्स्टिकल होगा ख़वातीन के प्रोग्रेस के हवाले से और दीर के जो लोग हैं उनके प्रोग्रेस के हवाले से? जी बिल्कुल, ख़वातीन के उसमें भी फाटा में भी हमारी ऐसी ख़वातीन मौजूद है जो सियासत में भी आना चाहती है, जो पढ़ना भी चाहती है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो फाटा अगर खैबर पख्तूनख्वा में जम हो जाए तो यही सबसे बेहतर उसका हल है, और उसकी बाउंड्रीज़ और उसके जो ऑब्स्टिकल्स है और जो उनको खदशात है जो उनको जितनी भी वो आती है, तो सबसे उसका एक ही हल है जो खैबर पख्तूनख्वा में जम हो जाए। ठीक, महेश साहब ये बताइए कि बहुत सारे तवक्कुआत हैं आप सबसे, मगर जिस किस्म की ऑपोजिशन आई है और जिस किस्म की हुकूमत आई है, इतनी तगड़ी ऑपोजिशन है, आपको लगता है कि जो चीज़ें आप लोगों ने करनी थी, बिल पास करने थे, उसके अंदर कोई कंसेंसस हो पाएगा? देखें, जो बिल सही बिल होगा, लोगों के हवाले से बिल होगा, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, तो उसमें अपोजिशन सपोर्ट करेगी। ऐसा बिल जो मकसद का नहीं हो तो हुकूमत अपनी मर्ज़ी से कोई बिल ले आना चाहे तो उसमें उसको रुकावट ज़रूर अपोजिशन डालेगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई आवाम के लिए है, मुल्क के लिए है। अगर कोई कानून साजी सही हो रही है तो उसमें कोई भी रंडक नहीं आएगी। आप जब इलेक्ट होते हैं तो जाहिर है आपके दिमाग में होता है कि जी हमारी प्रायोरिटी A, B या C क्या होगी, आपसे तवक्कुआत भी होती हैं। तो अली साहब ये बताइए, आपकी तरफ से क्या आपकी प्रायोरिटी होगी कि जब आप आ गए हैं असेंबली के अंदर, क्या आप कोई बिल पास करना चाहेंगे, किसी किस्म की तरमीम चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कोयटा में जब ये कोशिश की गई है कोयटा में कि लोगों के मुख्तलिफ़ मसालिक के दरमियान या मुख्तलिफ़ बरादर अक़वाम के दरमियान एक किस्म की नफ़रतें पैदा की जाए, सबसे पहला काम जो हम असेंबली में हम सबको मिल के करना चाहिए वो ये है कि वहाँ पे अमन मोहब्बत भाईचारे की दोबारा जिस तरह का माहौल पैदा की जाए, इस पे मुश्तरका काम। दूसरी बात यह है कि कोयटा में पानी का जियोलॉजिकल ये महीना पहले की या 2 महीने पहले की एक रिपोर्ट आई थी कि अगर कोयटा में पानी का मसला हल ना हुआ तो शायद कोयटा कंडरात में तब्दील हो, क्योंकि जिस तरह के वहाँ पे
बारिश ना होने की वजह से या ख़ुसूसन खुश्कसाली की वजह से जो रिचार्ज है पानी का ज़मीन के नीचे वो इंतहाई नीचे जा चुका है। तो इस पे इंतहाई काम की ज़रूरत है। इस पे मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो हुकूमत है सूबाई हुकूमत सबसे बड़ी चैलेंज शायद वो पानी का ख़ुसूसन कोयटा। आप सही कह रहे हैं, मगर सिर्फ सूबाई हुकूमत के लिए चैलेंज पानी नहीं होगा। मेरा ख्याल है वफाक के अंदर भी और हर सूबे के अंदर जो है पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, चूँकि 80% से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं उनकी रसाई साफ़ पानी तक नहीं है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। को हमें अभी अभी ज्वाइन किया है पंजाब से MP सबा सादिक, जिन्होंने पंजाब में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के लिए बहुत सारा काम भी किया है, कानून साजी भी की है और एक अहम किरदार अदा किया है। सबा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताइए कि अब जबकि आप असम्बली के अंदर आ गई हैं फिर से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है और आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी इस असम्बली के ज़रिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को और अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद मेरी पार्टी, मेरी क़यादत ने मुझे फिर एक बार मौका दिया कि मैं एक लेजिस्लेटिव फोरम की मेंबर बन के तो अपना किरदार अदा कर सकूं। मेरा ये 4th टर्म है प्रोविंशियल असम्बली में। पहले से भी यही कोशिश की और अब भी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान के जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो है लेजिस्लेशन की जाए और उसके ऊपर अमल दरामद। स्पेसिफिकली अगर आप मुझे बताएं, मैं सबसे स्पेसिफिकली जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जाहिर है जब आप लोग आते हैं तो आप लोगों के पास एक लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज होती हैं, तो आपकी प्रायोरिटी कहाँ होगी? जी देखिए, अगर तो आप इन जनरल बात करें तो इन जनरली जो है वो पावर्टी एलिवेशन है। पावर्टी एलिवेशन के लिए जो है इस वक्त बहुत ज़रूरत है काम किया जाए और लोगों की जो मेयार ज़िंदगी है वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारे मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उसमें यकीनन हमारे लिए जो है वो दहशतगर्दी का मसला भी है, हमारे लिए एनर्जी क्राइसिस भी है, वाटर रिजर्वायर्स जो हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो इश्यूज तो बेशुमार हैं जिसके ऊपर हम सबको मिलके बैठ के आगे बढ़ना चाहिए। हमारे 71वां आज अल्हम्दुलिल्लाह यौम आज़ादी है। मैं समझती हूँ कि इसी के ऊपर हमें अहद करना चाहिए कि जो हमारे बर्निंग इश्यूज हैं कि हम अपनी बॉर्डर लाइन से हट के, सुबाइयत से हट के एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं। मेरा ख्याल है यहाँ पे सभी यही बात कर रहे थे, यहाँ पे सभी एक ही बात कर रहे थे कि हमें यकजा होकर आगे बढ़ना होगा। तंजीला, आपकी जानिब आऊंगी। मैंने जिस तरह पूछा सबा से कि प्रायोरिटीज क्या हैं आपकी, आप भी जब आई हैं असेंबली के अंदर तो प्रायोरिटीज सामने लेके आएंगी। आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होगी कि पाकिस्तान को कैसे दुरुस्त किया जाए? वुमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट मेरी वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप किस चीज़ पे फोकस करेंगी? बिल्कुल, मैं समझती हूँ मैं जिस क्लास से हूँ शायद इसलिए मैं चाहती हूँ कि फाइनेंशियली लेडी जो है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि और वो फाइनेंशियली लेडी हमारा पाकिस्तान का जो सिस्टम देखकर अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करें तो वुमेन एम्पावरमेंट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप क्या कानून साजी करेंगी, कैसे उसको आप तक़वियत देंगी, कैसे सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल, देखिए काम ही लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट का, तो मैं चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हम पार्लियामेंट में डिस्कस करें और इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हम लेडीज़ को प्रॉफिट दे सकें, क्योंकि हमारे माशरे में जब तक फाइनेंशियली हमारी लेडी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो सर्व नहीं कर पाएगी।